सो फ्रेंड्स अभी हम लोग डेंगू फीवर के बारे में अच्छी तरह से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग डेंगू फीवर के बारे में देखेंगे, मतलब वहाँ पे डेंगू का पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स वगैरह क्या क्या है, वहाँ पे उसका इंक्यूबेशन पीरियड्स वगैरह क्या है, वहाँ पे उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है डेंगू फीवर के, उसके बाद में उसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्या क्या है, वहाँ पे उसके इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या करना है, और अच्छी तरह से वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह क्या सेट करना है। ये चीजें हम लोग एक एक करके डिटेल में अभी अच्छी तरह से देखने वाले हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे डेंगू फीवर। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग डेंगू फीवर को हम लोग ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। ठीक है, सो डेंगू फीवर आल्सो नोन एज ब्रेकबोन फीवर। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेकबोन फीवर क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो डेंगू कैसा है, वायरल फीवर है। ठीक है, डेंगू कैसा है, वायरल फीवर है। और कौन सा भी वायरल फीवर की फ्रेंड्स एक पेकुलरिटी रहती है, वहाँ पे पेकुलर सिम्टम्स वगैरह रहते हैं। कौन से भी वायरल फीवर में फ्रेंड्स पेशेंट को कभी भी फीवर के साथ साथ बॉडी एक रहता है, जॉइंट पेन रहता है, मलेज वगैरह रहता है, मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा फटीग वगैरह रहता है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो बॉडी पेन वगैरह रहता है, मतलब माइल्जिया वगैरह रहता है। ऐसी कैसे कंडीशन में फ्रेंड्स ये जो बॉडी पेन, हेडेक, इसके साथ साथ पेशेंट को जो जॉइंट पेन वगैरह है, ये सब जो सिम्टम्स है ना पेशेंट के, जो वायरल फीवर में बहुत ही ज्यादा कॉमन रहते हैं। इसके साथ साथ ये फ्रेंड्स वहाँ पे डेंगू फीवर में भी पेशेंट को फीवर के साथ साथ हेडेक के साथ साथ वहाँ पे उसको बॉडी पेन, मतलब वहाँ पे जॉइंट पेन वगैरह बहुत ही ज्यादा रहता है, मतलब जॉइंट पेन वगैरह सीवियर रहता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग वहाँ पे ब्रेक बोन फीवर कह सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। दिस इज एन इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिसीज। फ्रेंड्स ये ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल डिसीज भी कहा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस, किससे होता है ये, डेंगू वायरस की वजह से होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो इसका अभी हम लोग डेंगू हेमोरेजिक फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स वगैरह थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। सो अभी हम लोग डेंगू फीवर के जरा सा बारे में और जरा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स डेंगू फीवर या फिर वहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर ऑकर्स इन पोस्ट मानसून सीजन कब होता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि फ्रेंड्स वहाँ पे पोस्ट मानसून सीजन में, ये पोस्ट मानसून सीजन में ये जरा सा मैक्सिमम टाइम में देखा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो पोर वाटर ड्रेनेज की वजह से वगैरह डेंगू के मस्किटोज वगैरह है, ये मस्किटो पे वो ब्रीडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑकर्स इन पोस्ट मानसून पीरियड व्हेन द ब्रीडिंग ऑफ मस्किटो इज हाईएस्ट ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ द रेन वाटर इन डिस्कार्टेड मटेरियल्स। जैसे कि हमने अभी देखा था फ्रेंड्स वहाँ पे जो सीमेंट टैंक्स वगैरह है, वहाँ पे पोर वाटर ड्रेनेज की वजह से वो पानी क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, वो पानी एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पे मस्किटोज की ब्रीडिंग वगैरह होती है, और वहाँ पे डेंगूज को मतलब वहाँ पे और डेंगूज वगैरह उस एरिया में वगैरह इसलिए पाया जाता है फ्रेंड्स ऐसे में। ठीक है, सो ड्यू टू एडिस ब्रीडिंग इन stored water in cement tanks or earthen pots which are not emptied regularly, मतलब जो हम लोग कुछ रेगुलरली वो पानी वगैरह खाली नहीं करते हैं, वहाँ पे अकोमुलेटेड वाटर की वजह से ऐसे एरियाज में वगैरह बहुत ज्यादा डेंगू के ये पेशेंट्स वगैरह पाया जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे पोर वाटर ड्रेनेज वगैरह है। सो ऐसी कंडीशन में डेंगू का पेशेंट्स हमें बहुत ज्यादा वहाँ पे दिखाई देते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू के फीवर के बारे में हम लोगों ने जरा सा एक शॉर्ट में देखा। अभी हम लोग उसके पॉजिटिव एजेंट्स वगैरह देख लेते हैं, उसके एटियोलॉजिकल एजेंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ अर्बोवायरस और फ्लाविवायरस, इसको हम लोग फ्लाविवायरस भी कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फ्रेंड्स ये जो एटियोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह है ना, जो हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं अर्बोवायरस, फ्लाविवायरस वगैरह, ये सब चीजें है ना फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोगों को नेट में जो नेट पीजी के एग्जाम्स वगैरह जो हम लोग फाइनल ईयर के बाद हम लोग बीएमएस फाइनल ईयर के बाद जो हम लोग पीजी के एग्जाम्स वगैरह देते हैं, ये नेट में वगैरह पूछा जाता है कि एटोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह, मतलब डेंगू का एटोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह कौन से हैं, ये कौन से वायरसेस का है, ये कौन से ग्रुप का है, ये सब चीजें वगैरह हम लोगों को पूछा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो हम लोगों को ये भी पता रहना चाहिए कि डेंगू कौन से ग्रुप का है और कौन से वायरसेस की वजह से वगैरह होता है, ये सब चीजें हम लोगों को पता रहना जरूरी है। इसलिए इन शॉर्ट में जरा सा हम लोग अभी देख लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ अर्बोवायरस, दैट्स फ्लाविवायरस। ठीक है, अर्बोवायरस के एक ग्रुप से होता है एंड इंक्लूड्स सीरोटाइप 1। इसके टाइप्स कौन से देखते हैं, सीरोटाइप्स कौन से इसके 1 2 3 4, इसको हम लोग डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4 भी कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो डेंगू किसी वजह से होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, एटियोलॉजिकल एजेंट्स क्या है उसका, इट इज कॉल्ड बाय ग्रुप ऑफ अर्बोवायरस। कौन सा ग्रुप है ये, अर्बोवायरस का एक ग्रुप रहता है जिसको हम लोग फ्लाविवायरस भी कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स इसके सेरोटाइप्स कौन से हैं, सेरोटाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसको हम लोग डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4 भी कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। इसकी वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया भी हम लोग वहाँ पे जरा सा और बात करेंगे वहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे सेरोटाइप्स कौन से, जरा से यही ध्यान में रखना, 1 2 3 एंड 4 रहता है, और कौन सा ग्रुप से होता है, अर्बोवायरस और फ्लाविवायरस। ठीक है, इट इज कॉल्ड ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिटाइप मस्किटो। ये कौन से मस्किटो बाइट होने की वजह से ह्यूमन में होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, जो फीमेल एडिस एजिटाइप मस्किटो, मतलब उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये एडिस एजिटाइप मस्किटोज रहता है ना, ये फीमेल मस्किटोज रहता है, ये मस्किटोज वगैरह ह्यूमन बीइंग को जो बाइट करते हैं, तब ये फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, ये
ह्यूमन में डेंगू वायरस वगैरह इंट्रोड्यूस होता है और वहाँ पे पेशेंट का जो डेंगू फीवर वगैरह या फिर डेंगू हेमोरेजिक फीवर वगैरह पेशेंट में देखा जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये फीमेल एडिस एजिटेक मॉस्किटो है यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, और उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है फ्रेंड्स, वहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 7 डेज के बीच में रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे ये डेंगू वायरस का फीवर। ठीक है, डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है फिर यहाँ पे 2 to 7 डेज के बीच में रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए पेशेंट में समझो सिम्टम्स वगैरह स्टार्ट होते हैं तो 207 दिन में पेशेंट को जो फीवर वगैरह रहता है और वहाँ पे पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह ही 207 दिन में पेशेंट को दिखाई देने लगता है अच्छी तरह से। ठीक है, सो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इतना 2 to 7 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग फ्रेंड्स वहाँ पे उसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके क्लिनिकल फीचर्स कौन से इधर से एक एक करके अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि पेशेंट को फीवर वगैरह कैसा है, पेशेंट को जो जैसे वहाँ पे जो क्राइटेरिया वगैरह कैसा है, पेशेंट कैसे इल दिखता है, फटीग है पेशेंट में। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट को जो नॉसिया वोमिटिंग रहता है, हेडेक वगैरह, फीवर वगैरह, इसके साथ साथ कौन से सिम्टम्स वगैरह होते हैं, इसको एक्यूट फेज कौन सी है और वहाँ पे क्रोनिक फेज वगैरह कौन सी है, ये सब धीरे धीरे अच्छी तरह से अभी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि फ्रेंड्स वहाँ पे वायरल फीवर में पेकुलर सिम्टम्स वगैरह कौन से रहते हैं, पेशेंट में हेडेक रहता है, वहाँ पे फीवर के साथ साथ हेडेक, उसके साथ साथ बॉडी पेन वगैरह रहता है, जॉइंट पेन रहता है, वहाँ पे माइल्जिया वगैरह रहता है। तो ऐसे केसेस में ये डेंगू फीवर में भी ये सब सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो फ्रेंड्स अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है ना पेशेंट में, जो पहले 2 दिनों में पेशेंट को मलेज एंड हेडेक दिखाई देने लगता है। मलेज मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट का एक्स्ट्रा फटीग वगैरह दिखती है। ठीक है, ये मलेज मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट का कैसे फटीग दिखाई देने लगता है, फटीग होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को कुछ भी लॉस ऑफ एपेटाइट है, पेशेंट को एकदम डिहाइड्रेटेड और लगने लगता है, एकदम पेशेंट को बॉडी कैसे एकदम फटीग टाइप रखते हैं, इसको हम लोग मलेज कहते हैं। इसलिए पेशेंट को जो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है ना, पहले 2 दिनों में पेशेंट को मलेज मतलब वहाँ पे फटीग है, उसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक वगैरह दिखाई देने लगता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स जब एक्यूट ऑनसेट होता है पेशेंट का, मतलब वहाँ पे जो पेशेंट को फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ साथ फीवर को कैसे पेशेंट फीवर के साथ साथ पेशेंट को बैक एक रहता है या फिर वहाँ पे अर्थाल्जिया रहता है, वहाँ पे जो मोर देन 2 जॉइंट्स में, वहाँ पे मोर देन 3 जॉइंट्स में पेशेंट को कैसा रहता है, जॉइंट्स पेन वगैरह रहता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि पेशेंट में क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे अर्थाल्जिया रहता है और वहाँ पे मोर देन 2 जॉइंट्स में पेशेंट को कैसा रहता है, पेन वगैरह होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट में हेडेक दिखाई देने लगता है, जनरलाइज पेन रहता है, इसलिए ऐसे पेशेंट को कैसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में पेशेंट का कैसा है, ये अब्डोमिनल सिम्टम्स में पेशेंट को अनोरेक्सिया रहता है, नॉसिया रहता है और फिर वोमिटिंग वगैरह रहती है। ठीक है, या फिर पेशेंट को कैसा है, वैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स में पेशेंट को फेरेंजाइटिस जैसे या फिर सोर थ्रोट वगैरह जैसे ये भी सिम्टम्स पेशेंट में एक्यूट फेज में पेशेंट को दिखाई दे सकते हैं। ये सब सिम्टम्स में पेशेंट को कई बार फीवर के साथ साथ जॉइंट्स पेन वगैरह ये सब सिम्टम्स भी रहते हैं, या फिर कई बार पेशेंट को जीआईटी रिलेटेड भी सिम्टम्स रह सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है रेस्पिरेटरी रिलेटेड भी ये सिम्टम्स का जो है, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस वगैरह है, जैसे कि फेरेंजाइटिस हो गया, सोर थ्रोट वगैरह हो गया, ये सब सिम्टम्स भी पेशेंट को दिखाई दे रह सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फ्रेंड्स जो फीवर रहता है ना ऐसे केसेस में डेंगू में यूजुअली लास्ट फॉर 7 to 8 डेज तक पेशेंट को फीवर रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जो एक्यूट फेज रहते हैं ना पेशेंट की, मतलब वहाँ पे जो पेशेंट का फीवर रहता है ना, फीवर पेशेंट का 7 से 8 दिनों तक पेशेंट का फीवर ये रह सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे। इसी दौरान पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, पेशेंट का जरा सा रैशेस भी कई बार दिखाई देने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये रैशेस कैसे रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, बॉडी में कैसा ये मैकुलर जो रैशेस रहते हैं, ठीक है, मैकोपैपुलर जो रैशेस रहते हैं, ऐसे पेशेंट को पेटेची टाइप भी रैशेस रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये पेटेची मतलब जो इंटरनल हिमोरेज वगैरह रहता है ना ऐसे केसेस में, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो प्लेटलेट्स काउंट्स वगैरह यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स कैपिलरीज की फ्रैगिलिटी की वजह से वगैरह प्लेटलेट काउंट्स डिक्रीज हो जाते हैं और वहाँ पे पेशेंट को जो इंटरनल ब्लीडिंग के कारण जो है पेटेची वगैरह दिखते हैं, मतलब वहाँ पे जरा सा रेड पैचेस वगैरह दिखाई देते हैं हमारी स्किन में। यहाँ पे देखो कैसे स्कैर्ड पेटेची वगैरह वहाँ पे दिखाए ना, ऐसे फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को कैसे स्पॉट्स रेड स्पॉट्स वगैरह आते हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, सो रैश इनिशियल फ्लशिंग फेंट मैकुलर रैशेस दिखाई देते हैं फर्स्ट 1 to 2 डेज में पेशेंट को जो है रैशेस वगैरह पेशेंट को स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फ्रेंड्स ये फीवर है ना पेशेंट को 7 से 8 दिनों में देखा था हम लोगों ने, इसका फ्रेंड्स ये कंटिन्यूस पैटर्न रहता है। ठीक है, इसका पैटर्न कैसा रहता है, पेशेंट का फीवर कैसा रहता है, कंटिन्यूस टाइप का रहता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट का एक बार फीवर स्टार्ट हो गया तो 1 या 2 डिग्री में वगैरह पेशेंट को कैसा है, वहाँ पे जो 1 या 2 डिग्री में पेशेंट को जरा सा कम ज्यादा वगैरह फीवर रहता है, लेकिन वहाँ पे कंटिन्यूस टाइप का फीवर रहता है, मतलब हाई ग्रेड फीवर जैसे कि 100 के ऊपर ही फीवर रहता है और वहाँ पे पेशेंट को सैडल बैक
मतलब वहाँ पे जैसे कि हम लोग जो पैटर्न देखते हैं फीवर का, जो पैटर्न कंटिन्यूस टाइप का फीवर रहता है ना, उसका कंटिन्यूस टाइप का फीवर रहता है, मतलब वहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस से जरा सा डिफरेंशिएशन वगैरह रहता है। विथ अ ब्रेक वहाँ पे इसलिए कंटिन्यूस एंड सैडल बैक टाइप का फीवर रहता है विथ ब्रेक ऑन 4th to 5th डे। मतलब वहाँ पे फीवर जो रहता है 4 या 5 दिनों तक पेशेंट को कैसा है, 4 से 5 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा फीवर जो होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब वहाँ पे पहले जो लेकिन 5 से 6 दिनों तक फीवर कैसे कंटिन्यूस टाइप का रहता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा कि फीवर में कैसे कंटिन्यूस टाइप का फीवर वगैरह रहता है ना। मतलब वहाँ पे पेशेंट को जो टेम्परेचर एक बार 37 डिग्री से ऊपर हो जाता है, मतलब वहाँ पे तो समझो कंटिन्यूसली बॉडी टेम्परेचर कैसे 100 डिग्री सेल्सियस वगैरह, मतलब वहाँ पे नॉर्मल डिग्री से अबो टेम्परेचर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे वगैरह रहता है। इसलिए ऐसे केसेस में पेशेंट को जो फीवर रहता है ना 40-50 डे के बाद धीरे धीरे पेशेंट का फीवर कम होने लगता है, ठीक है। और जो रैशेज भी पेशेंट को दिखाई देने लगती है, कैसे पेटेंशियल रैशेज वगैरह पेशेंट में कई बार दिखाई देने लगते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये अगर फ्रेंड्स वहाँ पे एक्यूट ऑनसेट में सिम्टम्स वगैरह पेशेंट को दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जिसकी हम लोग इमेज देख रहे हैं फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को, ठीक है। ये बच्चे समझो बच्चा है ये, ठीक है। इसमें सिम्टम्स वगैरह पेशेंट को देख रहे हैं, ये इन्फेक्ट समझो ये फीमेल एनाफिलिस जो फीमेल जो एडिस मस्किटो है, मस्किटो ह्यूमन में बाइट करने के बाद इसमें एक्यूट ऑनसेट में सबसे पहले पेशेंट को फीवर आने लगता है। इसके साथ साथ हेडेक वगैरह लगता है। जीआईटी सिम्टम्स में पेशेंट को नॉसिया वॉमिटिंग दिखते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को बोनी पेन, मतलब वहाँ पे जो जॉइंट पेन वगैरह बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है। इसके साथ साथ पेशेंट को जब माइल्जिया वगैरह रहता है, क्योंकि वायरल फीवर का जो कि पेकुलर सिम्टम्स वगैरह है, ठीक है। इसके साथ साथ जो पेशेंट को जो पेटेंशियल जो ये रैशेस वगैरह है, ये रैशेस भी दिखाई देने लगते हैं। कई बार बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स वगैरह डिक्रीज होने की वजह से कई बार क्या होता है वहाँ पे एपिस्टैक्सिस वगैरह, नाक में से खून आने लगता है पेशेंट के, ये सब सिम्टम्स भी पेशेंट को दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं तो ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह पेशेंट को क्या डिक्रीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब सिम्टम्स वगैरह ये जरा सा डायग्रामेटिक जरा सा भी देखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जल्दी से हम लोग ये भूलते नहीं है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए इमेज प्रॉपर तरीके से देख लेना, पेशेंट कैसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ये सब सिम्टम्स वगैरह लेके हमारे पास आ सकता है, तो हम लोगों को जरा सा इन्वेस्टिगेशन वगैरह उसके हिसाब से करने रहते हैं और प्रॉपर तरीके से हम लोगों को ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी सेट करना रहता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे एक्यूट ऑनसेट में पेशेंट के सिम्टम्स वगैरह इसे ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है क्या, ठीक है। डेंगू जो फीवर है ना, डेंगू फीवर के प्रॉपर तरीके से हम लोग समझो इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो वहाँ पे पेशेंट को क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह क्या क्या है जरा से एक एक करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे सबसे जो मेन कॉम्प्लिकेशंस रहता है ना डेंगू का, डेंगू हेमोरेजिक फीवर रहता है, ठीक है। डेंगू का क्या सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे, डेंगू का सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या है यहाँ पे, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसके साथ साथ क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे डीआईसी, मतलब वहाँ पे डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ये कोएगुलेशन भी पेशेंट में कई बार दिखाई दे सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो ये कॉम्प्लिकेशंस एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस के नाम सबसे पहले देख लो, यहाँ पे पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस कौन से है, ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर है, या फिर वहाँ पे डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी है, या फिर वहाँ पे कैसा है डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह है। ये फ्रेंड्स पेशेंट को कैसा है ये पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, जब हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करते तो ऐसे केसेस में ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ जाने के बाद पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर, या फिर वहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे बॉडी में कैसा रहता है कहीं कहीं से भी ब्लीडिंग वगैरह, या फिर नेचुरल ओरिफिस से पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हो सकता है, या फिर वहाँ पे डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट चला जा सकता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे पेशेंट को कैसा रहता है पेशेंट को डेंगू, मतलब वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स वगैरह कम होने की वजह से, या फिर वहाँ पे पेशेंट हाइपोटेंशन में वगैरह चले जाते हैं ऐसे केसेस में, और हाइपोटेंशन में वगैरह चले जाने की वजह से कई बार डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह भी हो सकता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि उसके सिम्टम्स वगैरह क्या क्या है वहाँ पे ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर और वहाँ पे डेंगू शॉक सिंड्रोम कैसे डेवलप होता है, ये जरा सा हम लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। ये इमेज थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग वहाँ पे डेंगू हेमोरेजिक फीवर कैसे होता है जरा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स डेंगू के जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं जरा सा ये देख लेते हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू फीवर होने के बाद पेशेंट को क्या है ये वायरल फीवर है, ठीक है। यहाँ पे डेंगू में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे समझो यहाँ पे कैपिलरीज है, ठीक है। ये जरा सा डायग्रामेटिक हम लोग जरा सा देख लेते हैं कि डेंगू में एक्चुअल होता क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू जो होता है, डेंगू जो वायरस जो है हमारे बॉडी में मतलब वहाँ पे बॉडी में जब ये इंटर कर लेता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे कैपिलरीज रहती है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्रैगिलिटी होती है। मतलब वहाँ पे जो होता है ये फ्रैगिलिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कैपिलरी वॉल ब्रेक होने लगती है, ठीक है। जब भी कैपिलरी वॉल ब्रेक होने लगती है फ्रेंड्स, कैपिलरी वॉल जब ब्रेक होने लगती है तो कैपिलरी क्या करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कैपिलरीज की
फ्रैगिलिटी रहती है। फ्रैगिलिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कैपिलरी के वॉल जो रहता है ना लूज पड़ जाती है, और वहाँ पे जो प्लेटलेट्स वगैरह है, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स वगैरह है, हमारे प्लेटलेट्स वगैरह कैपिलरी से लीक होने लगते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग प्लेटलेट्स वगैरह हमारे बॉडी में से, ब्लड वेसल्स में से प्लेटलेट्स वगैरह बाहर आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि प्लेटलेट क्या करता है हमारे बॉडी में, सोल्यूट है, ठीक है। प्लेटलेट क्या है हमारे बॉडी में, सोल्यूट है। और वहाँ पे प्लेटलेट क्या करता है फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में ये फ्लूइड वगैरह रहता है, फ्लूइड अकोमुलेट करने का, मतलब वहाँ पे फ्लूइड पकड़ के रखता है, फ्लूइड अकोमुलेट करने का काम करता है हमारे ब्लड वेसल में। मतलब वहाँ पे समझो प्लेटलेट्स वगैरह डिक्रीज होती है, मतलब वहाँ पे समझो कैपिलरीज में से प्लेटलेट्स वगैरह वहाँ पे लीक होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह लीक होने की वजह से यहाँ पे बॉडी का जो फ्लूइड रहता है, फ्लूइड भी वहाँ पे लीक हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये फ्लूइड भी लीक होता है यहाँ से, इसलिए इसको हम लोग लीकिंग सिंड्रोम भी कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लीकिंग सिंड्रोम भी कहते हैं ऐसे डेंगू को, ठीक है। तो डेंगू का लीकिंग सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे हमारे बॉडी में से जो ब्लड वेसल में से क्या होता है, ये प्लेटलेट्स वगैरह लीक होने लगते हैं, ठीक है। जो प्लेटलेट्स वगैरह लीक क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरी रहती है, ब्लड वेसल की जो कैपिलरी वॉल रहती है वो वीक हो जाती है, और वहाँ पे ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह वहाँ पे बॉडी में से या ब्लड वेसल में से लीक हो जाते हैं। उसको इसलिए हम लोग वहाँ पे लीकिंग सिंड्रोम कहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो प्लेटलेट्स वगैरह यहाँ पे पेशेंट को जो प्लेटलेट्स वगैरह पेशेंट को लीक होने की वजह से पेशेंट को जो फ्लूइड्स वगैरह है, फ्लूइड भी पेशेंट को अकोमुलेट होने लगता है। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पेशेंट ने कई बार ये फ्लूइड वगैरह, ये असाइटिस है या फिर प्लेउरल डिफ्यूजन वगैरह है, ये फ्लूइड वगैरह जो हमारे ब्लड वेसल में से ये बाहर आके हमारे प्लेउरल डिफ्यूजन में या फिर वहाँ पे लंग्स एरिया में जो कि मतलब वहाँ पे जो अब्डोमिनल कैविटी है, अब्डोमिनल कैविटी में मतलब वहाँ पे जो प्लेउरल डिफ्यूजन, एसाइटिस वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह उसी की वजह से दिखाई देने लगते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है फिर वहाँ पे कैपिलरी फ्रैगिलिटी की वजह से, मतलब वहाँ पे कैपिलरी वॉल ब्रेक होने की वजह से वहाँ पे पेशेंट को कैसा रहता है, प्लेटलेट्स वगैरह वहाँ पे ओजिंग होने लगता है प्लेटलेट का, ठीक है। ये कैपिलरी वॉल वगैरह ब्रेक होने की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स का ओजिंग होने लगता है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स वगैरह बॉडी में से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स वगैरह बॉडी में से बाहर आ जाती है, इसलिए वहाँ पे ब्लड वेसल्स में कैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिखाई देने लगता है, वहाँ पे कैपिलरी लीक वहाँ पे बढ़ जाता है, और वहाँ पे फ्रेंड्स कैपिलरी वगैरह वहाँ पे लीक होने की वजह से ये ब्लड का जो आरबीसीज वगैरह रहता है, आरबीसीज का वहाँ पे, आरबीसीज का क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ये आरबीसीज का हीमो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। आरबीसी का क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, हीमो कॉन्सेंट्रेशन जो है, आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और वहाँ पे जो हिमेटोक्राइट्स है ना, एचसीटी मतलब हिमेटोक्राइट्स का कॉन्सेंट्रेशन भी इसलिए वहाँ पे बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कैपिलरी लीक होने की वजह से, वहाँ पे कैपिलरी लीक होने की वजह से प्लेटलेट्स वगैरह ओजिंग होती है, और वहाँ पे हिमेटोक्राइट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाता है, इसलिए पेशेंट में समझो वहाँ पे फ्लूइड्स वगैरह भी कम होते हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में फ्लूइड कम होता है, इसलिए पेशेंट में हाइपोटेंशन वगैरह दिखाई देने लगता है, इसलिए वहाँ पे टैकीकार्डिया वगैरह दिखाई देने लगता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि फ्रेंड्स वहाँ पे कैपिलरी लीक होने की वजह से प्लेटलेट्स वगैरह वहाँ पे ओजिंग होने लगता है, प्लेटलेट्स ओजिंग होने की वजह से पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेउरल डिफ्यूजन, एसाइटिस वगैरह ये सब चीजें भी वहाँ पे देखा जा सकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।